अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रही। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फ़िरदौस आशिक़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम फ़रीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया है। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं तो। बस आवाम को देख देख के तो दिल दुखता है और तकलीफ़ होती है, और हमें क्या, बस अपने आप से लेना देना आवाम की ही फिक्र पड़ी रहती है। तो निगरान हुकूमत आ गई है आवाम की बेहतरी के लिए। देखिए, निगरान हुकूमत जो है, मैं समझती हूँ ये पीडीएम की ही स्टपनियों की कंटिन्यूटी है। ये न्यूट्रल लोग तो हैं नहीं। हालांकि मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमत जो होती है वो एक पंचर वाली दुकान होती है, जहाँ से गाड़ी पंचर लगवा के तो फिर सफ़र शुरू कर देती है। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए कि पंचर वाली दुकान से आप पंचर लगवाएं तो पंचर वाला कहे कि आप गाड़ी से नीचे उतर जाएं, अब आगे मैं जाऊंगा। नहीं आपा फिक्र ना करें, ये पंचर लगा के गाड़ी को उसके मालिक के हवाले कर देंगे, मालिक खुद आके लेके जाएगा गाड़ी। फरीद साहब, आप भी माशाल्लाह सीनियर तज्जिया निगार हैं। फिलहाल तो जो इन्होंने हल्का बंदियों वाली टॉफी दी है अवाम को चूसने के लिए, उससे तो लगता है कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मतलब है कि वो तो खैर एक अलहदा बात है। जहाँ आवाम पिस रही है, जहाँ पे आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ डाल दिया गया है, उससे बड़ी तकलीफ होती है। और हम इंशाल्लाह इस्तेहकाम पार्टी जो है हमारी, वो हुकूमत में आएंगे इंशाल्लाह, और आते ही हम आवाम को सहूलतें देंगे। चूँकि लोग अब बाकी इन सारी सियासी पार्टियों से उकता गए हुए हैं और सबका उकदा खुल चुका है। ये सारी सियासी पार्टियां चिप्स के उस लिफाफे की तरह हैं जो बज़ाहिर तो बड़ा फूला होता है और खोलने से पहले लगता है कि इसमें आधा किलो चिप्स होगी, मगर जब उसे खोलते हैं तो वो फूक से भरा होता है और बीच में 7-8 ही चिप्सें होती हैं। मगर डॉक्टर साहबा, आवाम आपकी पार्टी पर एतमाद क्यों करें? देखें, आवाम को चाहिए कि सारी पुरानी सियासी पार्टियों का पोल खुल चुका है, अब इनको चाहिए कि हमारी सियासी पार्टी का लिफाफा खोलें, इंशाअल्लाह वो चिप्स से भरा होगा। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी का लिफाफा कैसे चिप्स से भरा होगा? आपकी पार्टी तो सारे पुराने सियासतदानों से भरी हुई है। देखे, बात ये है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को आजमाया है, नहीं ठीक पाया तो हम फिर सब एक नए प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। मैं तो फरीद साहब ये मानती हूँ कि मैं इन सारी सियासी पार्टियों को भुगत चुकी हूँ। इसी वजह से आवाम के कुछ लोग जो हैं वो मेरे नाम के साथ वो एक बर्तन का नाम जोड़ते हैं, लोटा। शट अप। लोटा मेल नाम है, मैं फीमेल हूँ, ये मेरे नाम के साथ जोड़ ही नहीं सकता। तो आपा फिर आप खुद बता दें, जो ज्यादा सियासी पार्टियां बदलता है उसको क्या कहे अवाम? उसको जीनियस कहना चाहिए। वो आदमी जीनियस होता है जिसको पता चल जाए कि ये पार्टी जो मैंने ज्वाइन की है ये ठीक नहीं है। देखिए, मैं तो कब से पीटीआई में रहते हुए खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि फिरदौस गलती कर बैठी हो, ये पार्टी ठीक नहीं है। अब देखे ना कि अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि जंतरी जायची और बुशरा बीबी की डायरी ये कुल सियासत थी पीटीआई की। बल्कि अब पता चला है कि साबिक वजीर आजम साहब जो वजीर आजम हाउस से मशहूर ज़माना डायरी उठा के घर गए थे, वो वही डायरी है जो बुशरा बीबी की थी। और उस डायरी को आप पीटीआई का ब्लैक बॉक्स बल्कि ब्लैक होल भी कह सकते हैं, जिसके खुलने से पीटीआई का सारा फ्यूचर भी ब्लैक, आई मीन डार्क हो गया।
और आप देखेंगे उस डायरी में सारा ब्लैक नॉलेज आई मीन काला इल्म लिखा हुआ है। अच्छा, आप पीटीआई के हवाले से शिकायत करना जरा छोड़ें, ये बताइए आपकी पार्टी अवाम के लिए ऐसा नया क्या करने जा रही है? हाँ। देखिए, हम तो लोगों की हालत जार देख के तो सारा दिन यही मीटिंग्स करते रहते हैं कि अवाम के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छा, इसलिए हमने तो ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह हम हुकूमत में आएंगे जी। और उसके बाद हम कम से कम जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको मुफ्त पेट्रोल देंगे। अच्छा, और साथ अपनी ट्रैफिक पुलिस को कहेंगे कि जो मोटरसाइकिल लेके सड़क पे आए उसे पकड़ लें। क्यों पकड़ लें आपा? हते और कितों पेट्रोल करना जे पूरा साडी आवाम दी आदतां दा तुहानू नहीं पता। मुफ्त पेट्रोल वंडन लग पई ते हर बंदे ने कहना मेरे भरा दा हिस्सा भी दिओ, मेरे अब्बा जी दा हिस्सा भी दिओ। इन्हां ते किन्ने अड़े हिस्से ले कई मोटरसाइकिल दी बजाय गड्डी दा पेट्रोल ले जाना। आपा फिर मुफ्त पेट्रोल तो ना हुआ, और कहां से देंगे आप लोग मुफ्त पेट्रोल? ये तो सिर्फ दावे हैं हुकूमत में आने से पहले। नहीं है, वैसे ही मैं आपको आवाम के हालात बता रही हूँ। इंशाल्लाह हम पेट्रोल मुफ्त तकसीम करेंगे। हुणे ना रट्टा पा दिओ, पहले वोट दिओ ना ते बाद च फिर तुहानू वेखांगे। नहीं तो क्या कोई तेल के कुएं निकल आए पाकिस्तान में जो मुफ्त पेट्रोल देंगे आप? देखें, इस्तेहकाम पार्टी का हुकूमत में आना ऐसे ही है जैसे मुल्क से तेल का कुआं निकल आना। चूँकि इंशाल्लाह जो हमारे इरादे हैं, जिस तरह हम प्लान कर रहे हैं अवाम की बेहतरी के लिए, मैं आपको दावे से कहती हूँ कि वो किसी तेल के कुएं से कम नहीं होगा। हमने तो ये भी कह दिया है कि गरीब लोगों को कम से कम 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री दें। 300 यूनिट बिजली फ्री कहां से देंगे आपा? हाय हाय, डैमा ही चो देंगे और मैं परस चो कट के देनी है। जाने दें आपा, ये सिर्फ दावे हैं, बातें हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले तक की बातें, और हुकूमत में आने के बाद आप कहेंगे हमारे हाथ पांव बंधे हुए, IMF में जकड़े में, कहां से अवाम को रिलीफ दें? हाँ जी। तो फरीदर के चौधरी सन ना जिन्होंने कहा सी जमीन बाद चो खरीदांगे, पहले डांगा फड़ो ते मलकां दे मुंडे नाल ते चलो। आपका क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आई कोई आपकी बात। वो चौधरी थे ना पिंड के, तो उन्होंने कहा यार ये सारी जमीन खरीद लेते हैं। वो विच एक भरा कहंदे कि इन्नी जमीन खरीद के करांगे की, दूसरा कहंदे यार ते कमाद बीजांगे, गन्ने लावांगे, अजकल चीनी वेखो बड़ी महंगी होई। उन्हें कही यार गन्ने ते ला लांगे मगर मलकां दे मुंडियां ने पुट पुट के चूपने ने। ते जिहड़ा तेरे वर्गा विच चौधरी सी, कहंदे फिर जमीन बाद चो खरीदनी है, डांगा फड़ो पहले मलकां दे मुंडियां नाल चलने। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ ਕਰਨੇ। यानी अभी हुकूमत हमारी आई नहीं, तो रट्टा उसने पहले ही डाल दिया। ये तो आपके दावे ऐसे हैं, ये कोई हकीकत पर मबनी दावा तो नहीं है? देखिए, बात सुने कि हम ये जानते हैं कि दावों के ऊपर अब आवाम नहीं आएगी, क्योंकि दावे तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़े किए थे, जी हाँ, नून लीग ने भी बड़े किए थे और PTI ने भी बड़े किए थे, जी। मगर किसी ने भी अपने दावे पूरे नहीं किए। सही। हम इसीलिए नई पार्टी बना के बैठे हैं कि अब जो दावा करेंगे इंशाल्लाह उसे पूरा करेंगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਫੜੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਦੇਣੀ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की है, अपनी शादी पर मिलने वाले जेवरात का भी आपने तस्करा किया है। हाँ, वो मैंने बताया कि मेरी जब शादी हुई थी अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे घराने से ताल्लुक था, चुके तो 200 तोला जेवर मुझे डाला गया था शादी पे। जी हाँ, मेरी बहन को शादी पे जो भैंसें मिली थी, जी जी। उन भैंसों को भी सोने के कंगन पहनाए गए थे। भैंसों को भी सोने के कंगन पहनाए? हाँ जी, हाँ जी। वो भैंसा ने फिर आप ला के वापस करते थे। वो क्यों आपा? बस मज्जा ने कहा कि मज्जा तो चोरी हो जाती ने, ਤੁਹਾਡਾ डबल नुकसान ना हो। फरीद, असल में मैं यही कहना चाह रही थी कि बुजुर्ग हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़े खाते पीते घर से ताल्लुक जी हाँ। जी।
तो मुझे तो 200 तोला जेवर डाला, मैंने एक बिल्ली पाली हुई थी 10 तोले का, उसे कैंठा डाल दिया। अब इतना वजन बिल्ली के गले में उस बेचारी से उठा ही ना जाए। वो एक ही जगह पे बैठ के 2-3 दिन म्याऊं म्याऊं करती रही। वो तो शुक्र है किसी की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कैंठा उतारो इसके गले से। एक जगह पे बैठ के बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे तो वो मनूस होती। एक मैंने तोता भी पाला हुआ था, उसके पाँव में भी सोने के रिंग थे। बस एक दिन पिंजरा खुला रह गया, फिर तोता वो रिंग उतार के तो उड़ गया। बड़ा सियाना तोता था, रिंग उतार के चला गया। हाँ जी, करंट अफेयर का तोता था। करंट अफेयर का तोता हस्बे हाल में बैठता था। उसे पता था हालात ठीक नहीं है, मैं किसी की नजर पड़ गई तो गन पॉइंट पे उतार ही न ले। पापा मुझे मेरे घर वाले शेर कहते हैं। मेरा ख्याल है तुम वो शेर हो जिसकी कहानी मशहूर है, शेर और बकरी एक ही गांठ से पानी पीते हैं। बात हो रही थी फरीद के मुझे 200 तोला जेवर डाला गया, मगर मुझे जेवर पसंद नहीं है। अच्छा, मैं जेवर पहन लूं तो मुझे अपना आप कार्टून लगना शुरू हो जाए। मैं शीशे के आगे खड़ी होके कहना शुरू हो जाती हूँ, और सुनाओ डोनाल्ड डक। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओ संदेहो दीवाने हो, वो ये तो देखो, वो इनकम टैक्स जो है वो उस बंदे पे ही लगेगा ना, वो जिसको इनकम हो। तनख्वाहदार जो बंदा है वो केड़ा नाल धागा लेके जांदा है, ओने केड़ा दफ्तर च बैठ के थान बनाने ने। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, हर बार बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और महंगाई का जिम्मेदार IMF को ठहराया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। IMF ये नहीं कहता कि महंगाई में इजाफा किया जाए, बिजली गैस के निर्खों में इजाफा किया जाए, बल्कि IMF कर्ज देते वक्त ये कहता है कि अपने अखराजात को कम किया जाए और आमदन को बढ़ाया जाए। और आमदन को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका इनकम टैक्स है। जी हाँ, यानी इनकम टैक्स आमदनी या आमदन पर टैक्स लगाने के हवाले से आम आदमी पर तो सारा बोझ डाल दिया जाता है, लेकिन कारोबारी अफराद जो एक्सपोर्टर्स हैं वो टैक्स उस तरह से अदा नहीं करते हैं। इसी मौजू पे ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं कारोबारी शख्सियत KM छाबड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ओ फरीद साहब सीधा कहो, आप प्रोग्राम ही हमारे खिलाफ करना चाह रहे हैं। ओ यार कहाँ से देने टैक्स, मेरे कलक फैक्ट्रियां बंद, शीशा बेल्जियम, कोई इनकम हो तो फिर है ना, फैक्ट्री चल रही है, एक टका नहीं जे बचदा। जिस तरह मुंह में दांत ना हो, आप नवाला मुंह में डाल लें, नवाला तो घूमता जाता है मगर चित्था नहीं जाता। उसी तरह फैक्ट्री तो चल रही है तड़ा ताड़, ओ मगर इनकम कोई नहीं हो रही। बेल्जियम शीशा। छाबड़ी साहब, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि आपके खिलाफ प्रोग्राम हम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आम तनख्वाहदार शख्स वो आपके मुकाबले में 200% जायद टैक्स दे रहा है और आप उतना टैक्स नहीं दे रहे। ओ मिठे हो, ओ प्यारे हो, ओ संदेहो दीवाने हो, ओ ये तो देखो, वो इनकम टैक्स जो है वो उस बंदे पे ही लगेगा ना, वो जिसको इनकम हो। तनख्वाहदार जो बंदा है वो केड़ा नाल धागा लेके जांदा है, ओने केड़ा दफ्तर च बैठ के थान बनाने ने। वो तो सुखा जाता है, जाके उधर टाइम देता है, तनख्वाह पकड़ता है तबंटू। हाय 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 हाय, अल्लाह मेरा जानता झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है, ये बिजनेसमैन सफेद झूठ बोल रहा है। अभी मुझे बाहर बैठा रो रहा था कि हम सारी फैमिली उम्र पे गए हैं, और फरीद साहब हम तो पार्किंगों में नहीं जा सकते, ये ऐसे अच्छे अच्छे होटलों में ये खाने खाते हैं, यकीन करे सानू आलू वाले परोठे घरों नाल लेके जाने पैंदे, नाल रहता लेके जाना पैंदा। ये केड़े भाई साहब ने जेड़े पागल ने। छाबड़ी साहब, ये पागल नहीं है, तनख्वाहदार हैं। ये तनख्वाहदार जिनकी तनख्वाह में से टैक्स कट जाता है। वो यानू मेरे कोल क्यों बाता जे, वो तनख्वाहदार, वो मुलाजिम, वो डैन जे डैन, ये वो लोग हैं
जो धड़ा थबंटू घर लेके जा रहे हैं और ऊपर से टैक्स देते वक्त चीख रहे होते हैं जी असली टैक्स देने हैं। अल्लाह इसकी वेरिएशन में ना जाइए, तनख्वाहदार इसके शूज देखें, इसका सूट देखें, और ये रिश्वत में पैसे देते हैं, शूज देते हैं। देखो सारे काटन देख रहे हो, सारे ची कोई सूट सो है, कोई एडी महंगी काटन नहीं। ओए आहो तो दूजा भी सवाल है, तेरे महल्ले दे दर्जी दे कि हाथ बने गए कहां से सिलवाए? रोटी खानी मुश्किल हुई है, तुम सूटेड बूटेड हुए हो। ओए एवें नजर ना ला आदमी हो किते। फरीद साहब रब जानता है कारोबारी आदमी की जिंदगी बड़ी अजीरन हुई है। एम ही नाम मुराद की ध्यान पड़ा हुआ है इसका सूटेड बूटेड पे, गड्डी शड्डी पे। वो गड्डी तो निकालनी मुश्किल हो गई है, पेट्रोल तो देखे कहाँ पे पहुंच गया है। हमसे तो पैदल चंगा है, रोज के पेट्रोल के पैसे बचाता है, थबंटू जोड़ रहा है। हम लोग तो फंस गए हुए हैं गड्डी लेके। रब जानता है साल में गड्डी उतनी को दफा ही बाहर निकलती है जितनी दफा को 100 साल का बाबा कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में निकलता है। जाने दे छाबड़ी साहब, उम्रें आप कर रहे हैं, फैक्ट्रियां आपकी चल रही हैं, गाड़ी की टंकियां आप फुल करवा रहे हैं, टैक्स आप नहीं दे रहे हैं, और इस गरीब तनख्वाहदार आदमी को आप इसको कह रहे हैं, इसको ताने मार रहे हैं। यानी ये हर चीज में टैक्स देता है। ये एक छोटी सी सुई धागा भी खरीदने जाए ना, ये उस पर भी टैक्स देता है, ये तनख्वाह से भी टैक्स देता है ये, और आप टैक्स ही नहीं दे रहे। वो सारा हम भी सुई धागा बगैर टैक्स के तो नहीं ले जाते, हम भी दे के ही आते हैं। तो अपनी इनकम पे भी टैक्स देना। वो जी इनकम हो तो उस पे टैक्स दे। यार इनकम नहीं है तो ये सारी अय्याशी कैसे करते हो? अभी तो मुझसे यही बता रहे थे कि उमरा करने पूरी फैमिली के साथ अल्लाह गए। माफ करे, क्या कुरानंदाजी में टिकट निकला है उमरे का? वो उमराना बीच में लाए, वो क्या कर रहे हैं, क्यों रब दे पकड़ जाना दे। वो जो उमरा करने जाता है उसको इनकम टैक्स की बहस में लेके आ रहे हैं। मुफ्त में चले गए उमरा करने। वो यार जाते हैं उमरा करने, मगर बात तो हो रही है इनकम टैक्स की। तो इनकम है तो उमरा करने गए ना। वो तो अल्लाह ताला की हाजिरी है, वो तो हर बंदे को जाना ही चाहिए, मगर उसकी गुफ्तगू टैक्स में नहीं होनी चाहिए। जाने दें छाबड़ी साहब, सारी आमदन आपके पास है। 99.5 अरब रुपए टैक्स दिया एक्सपोर्टर्स और कारोबारी बरादरी ने, जबकि जो तनख्वाहदार तबका उसने 264.3 अरब रुपए टैक्स दिया। ना नहीं के बराबर टैक्स दे रहे हैं। वाह जी, तो तनख्वाहदार तबका है ही ज्यादा, जाहिर है उनका टैक्स ज्यादा ही इकट्ठा होना है। झूठ बोलते हो तुम, गलत बात कर रहे हो। तुम्हें मालूम है पाकिस्तान में कितने लोग टैक्स देते हैं? तकरीबन 40 लाख लोग टैक्स देते हैं, और 3/4 उसके अंदर तनख्वाहदार तबका है। सिर्फ 1/4 वो है जो तुम जैसे लोग टैक्स दे रहे हैं उसमें। ओ भाई ते चौथाइयां काट के बैठा है। ओ यार किसी की जुबान पे यकीन भी करते हैं कि नहीं? आपको कब से कलप रहा हूँ, इनकम ही जीरो हुई है तो कहाँ से दे दें टैक्स? जीरो इनकम है तो जो इतनी मोटी जो सोने की चेन है ये दुनिया टीवी वालों ने पहनाई हुई है। छाबड़ी साहब, उनके बाबूजी ने साहब भी कट के देता है, और टैक्स दिया करो खुदा दा वास्ता, साढ़े कैरियर का मसला है। शाबाश हो, आपका कैरियर कहाँ से जुड़ गया हमारे इनकम टैक्स से? आपने कौन सा हमारे टैक्स की जुगतें खरीद के करनी होती है? सर छाबड़ी साहब, टैक्स देना बहुत जरूरी है। ये देखे गोगा जी गरीब आदमी होके पूरा टैक्स दे रहे हैं। ओ पुत्र, इनकम हो तो टैक्स देना। तू तो अल्लाह का शुक्र यही अदा करता रहता है कि चलो सारा है। तुम्हें क्या पता है इस वक्त क्या स्यापे पड़े हुए हैं? यकीन माने अपना फरीद बाबू जी, क्या बताएं आपको, इस किस्म का शकंजा बड़ा हुआ है बिजनेस को। वो यार मोबाइल फोनों पे बकायदा पैकेज ले लेके फिर रहे हैं, फिर भी रब जानता है किसी अपने बिजनेस पार्टनर को, किसी अपने गाहक को फोन तक नहीं करते, मिस बैले दे रहे होते। यार छाबड़ी ऐसे ही रोना रो रहे होते जी। मैं तो अपने बच्चों को कहता, अपने फैक्ट्री के मुलाजमा को कहता, गल सुनो 10 लाख तो उत्ते जिन्हें को रकम लैनी हो सिर्फ ओनू कॉल करो, जिनको थले रकम लैनी ओनू मिस बैला मारो। यानी इसका मतलब हुआ कि 10-10 लाख आपने एक आदमी से लेना है, और आप कह रहे हैं कि इनकम नहीं है। वो यार मिसाल दी है, तू तो जे नंगर चंबड़ ही जाना। सारी दुनिया के कारोबारी लोग टैक्स देते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देते। ओ यार जे तुसा रल मिल के मेरा दुआल ही होना तो फिर मैं जावा। नहीं बैठे आप टैक्स तो देना सर। वो पुत्र पास कर दियो, हले मैं इथे होरे थले चिंग चिंग से बैठ के पैदल किस तरह घर जाना है। झूठ बोल रहे जी,
अभी मेरे सामने इसने बाहर गाड़ी पार्क की है। ਉਹ ਜਾਲਦੇ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਬੈ ਉੜੇ ਚਿਕਚੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਮਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਇਸਕੋ ਪਾਰ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਾਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਗਏ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਵੇਖਿਆ यार छाबड़ी, ये तुम लोगों की एक टेक्निक है, ये बड़ी खूबसूरती के साथ अपने कारोबार को नुकसान में तब्दील करके दिखाते हैं और फिर टैक्स बचाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं चल रहा, कुछ भी पल्ले नहीं है, नुकसान हो गया, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और टैक्स बचाने की बेहतरीन हिकमत अमली है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਖੀ है शादी टोयोटा मगर अब हालात ये हैं कि उसको सड़क पे लेके नहीं आ सकते सवेरे सवेरे बाहर निकली ने गड्डी नूं थापड़ी दे के पैदल निकल जाइए नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुखबर कहता है कि चाचा CID कोई भी वजीर आजम जब अपनी सीट छोड़ के घर वापस जाता है तो उसका मुंह तो बिल्कुल ऐसे बना होता है जैसे शापर पाड़ जाए तो सारा गोश्त नीचे गिर जाता है। अच्छा जी, मुबारक हो आप सब लोगों को। निगरां वज़ीर आज़म ने अपनी निगरां वफाकी काबिना को तश्कील दे दिया है और अब ये निगरां हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद की तरफ गामजन होगी। सर जी, ये इलेक्शन जब होने होते हैं तो ये निगरान हुकूमत ही आके करवाती है। गोगा जी, आपके इल्म है ना कि जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो फिर वो अपने इख्तियारात निगरां हुकूमत को सौंप देती है और फिर निगरां हुकूमत का ये काम होता है कि साफ और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाए। वाह वाह। फरीद साहब, अगर 90 दिन के अंदर अंदर निगरान हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी तो क्या सजा होगी? नहीं, देखिए सजा की बात यहाँ पे नहीं है, आईनी तौर के ऊपर जो आइन में दर्ज है कि जब आपकी निगरान हुकूमत बन जाती है तो उसके बाद 90 रोज का वक्त होता है आपके पास। लेकिन आप पंजाब में देखें कि पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन चूंकि नई मरदमशुमारी के तहत अब नई हल्का बंदियां होंगी और उसके लिए 4 माह का वक्त दरकार है, तो सवाल अब यही उठ रहा है और बात यही हो रही है कि 2023 में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुबारक मुबारक मुबारक। खैर मुबारक हो चाचे। आ गए हैं जनाब। जनाब तो मैंने कहा सारे दानिशवर इकट्ठे हुए हैं जी, तो मैं इनको मुबारक ही दे दूं कि नए वज़रा बन गए हैं, मुआवनीन खसूसी आ गए हैं, मशीरों वजीर बन गए हैं। बिल्कुल ऐसे ये देखे ना जरा अखबार ही मैं पढ़ रहा था, ये देखें वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी, वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर जी, वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद और वजीर इतलात मुर्तजा सोलंगी। चाचा सोलंगी, मुर्तजा सोलंगी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ा मोतबर नाम है सहाफत का। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्या शायद सोलंगी नहीं, मुर्तजा सोलंगी साहब। अच्छा जी, मुर्तजा सोलंगी साहब ये वजीर इतलात, सारे वजीर हो गए हैं, कहते हैं 16 वजीर बने हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मुखबर इसके मुतल्लक बड़ी अजीब बात बता के गया है। अच्छा, वो कहता है कि डिस्कस तो यही हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये सारे वजीर बने हैं, कबीना बनी है। मगर वो कहता है चाचा चौधरी इल्मदीन, बात असल में ये है कि ज्यादातर इसमें नून लीग का हिस्सा है। वो कहता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट रिटायर इसमें डाले गए हैं वो सारे नून लीगिए हैं। अच्छा, बड़ी जी मुखबरी दे जी रहे हैं जी जी, ये आपके जो कई वज़रा जो हैं वो पीपल्स पार्टी पे डाले जा रहे हैं कि जरदारी साहब के दोस्त हैं या पीपल्स पार्टी के बंदे हैं। वो कहते हैं असल में वो लोग भी नून लीग के ही हैं। अच्छा, अगर चाचा बाहम सलाह मशवरे के साथ ही तो नाम सामने आए होंगे ना ये। बाहम सलाह मशवरे से भी नहीं आए, चूंकि जिन पे ये मुद्दा डाला जा रहा है कि उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने साफ साफ पिछले वजीर आजम साहब से कह दिया था कि जनाब
ये तुसा ही चलानी है ते आप ही बना लो। गारंटी दी है चाचा? बल्कि मुखबर तो ये बताता है कि ये जो वजीर इतलात और नशरियात साहब का जोड़ा जा रहा है ना, जरदारी साहब के दोस्त हैं जी। अच्छा जी हाँ, फिर ये भी नून लीग की तरफ से ही बिठाए गए। ना करें चाचा। ओ भाई, ये मरियम औरंगजेब साहबा की जो अम्मी को मिलने गए हैं, ताहिरा औरंगजेब साहब जी, माँ जी की तरफ इन्होंने कोई कमेटी नहीं थी डाली हुई। ये उसी का चूंकि तसलसल है, इसलिए मिलने गए थे। मैं कहता हूं कि आप एक और जो बात आपको बताने लगा हूं, आप उस पे भी हैरान होंगे कि बात तो चाचा सीआईडी ठीक कह रहा है। मुखबर कहता है कि चाचा सीआईडी कोई भी वजीर आजम जब अपनी सीट छोड़ के घर वापस जाता है तो उसका मुंह तो बिल्कुल ऐसे बना होता है जैसे शापर पाड़ जाए तो सारा गोश्त नीचे गिर जाता है। कुर्सी चीज ही ऐसी है चाचा। हाँ जी, कहता है कई तो ऐसे भी दुखी हुए हैं कि छापर पाड़ गया है, गोश्त थले डिग गया तो गड्डी लंघ गई। मगर कह रहा था कि तुमने ये देखा है कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये जाते हुए क्यों हशाश बशाश थे, खुश थे, बकायदा चमक चमक रहे थे। आपने वजह पूछी? मैंने कहा यार हो रे पता नहीं कौन दी गुआची शर्ट लब गई होवे। कहता है नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है, उनका चेहरा गौर से देखो। उनका चेहरा बिल्कुल ही ऐसे था जैसे बंदा कहीं साइकिल खड़ी करके कहता है ना कि भाई जी मैं आया जी, जरा साइकिल का ध्यान रखना। और फिर वो वापस आके अपनी साइकिल पे चढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को भी जाते हुए ये कहा गया है कि हजूर आन जान ही करना जे, वापस आके तुसा ही बहने थे। इसलिए मियाँ साहब जो हैं वो कुर्सी छोड़ के भी खुश खुश ही गए। वो जानते हो चाचा सीआईडी जी, ऐसा तो ये देखा है कि कोई बुरा वक्त भी होवे ते मियाँ शहबाज शरीफ साहब दा मूड सही रहता है, हैप्पी रहंदे ने। तुसी फिर उन्हां नूं कदी मियाँ नवाज शरीफ साहब अगे बैठे नहीं देखे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के आगे वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे मैथ के टीचर के आगे सबसे नालायक स्टूडेंट बैठा होता है। वैसे एक मिनट चाचा, आने की बातें मियाँ नवाज शरीफ साहब की हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि आना दोबारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। नहीं जी, मुखबर तो यही कहता है कि बड़े मियाँ साहब अभी लंदन में ही बैठ के दिल करे गुटकू करेंगे। एक और मुखबरी सुन लो जो बहुत पकी टीट कचूर है। अच्छा। मुखबर कहता है कि चाचा सीआईडी एक पीटीआई के पुराने आदमी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उनके घर में खतूने खाना से फड्डा पड़ा हुआ है। यानी खातूने खाना ये कह रही हैं कि वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ मैं पुरानी पार्टी के साथ हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। यानी बात जो है वो अलहदगी तक पहुंच गई हुई है। अच्छा। इसके जवाब में भाई साहब कह रहे हैं कि जानो तेनू नहीं पता प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करिए ते किन्नी दर्द हुंदी है। चाचा सीआईडी, इस सियासतदान का ताल्लुक सिंध से है। बेटे मंजी ढीली हो जाए ना तो उसके पावे में तुम्हारे जैसी चूलें ठोकनी पड़ती हैं। यार चाचा को नाराज कर दिया यार। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गेम होती थी, सारे बच्चे दायरे में बैठ जाते थे। वाह वाह। तो एक बच्चा वो रुमाल का वो हैंडर सा बना के तो वो दौड़ रहा है और साथ गा रहा है और सारे ऐसे हुए हुए हैं। बिल्कुल सही। वो कह रहा है कोकला छिपा की जुमेरात आई जे, जेड़ा अगे पिछे वेखे ओदी शामत आई जे। लो जी, जमाना बदल गया है, हालात अजीब से अजीब तर होते जा रहे हैं। सही। आदात बदल गई हैं, कल्चर बदल गया है और ख़ास तौर पे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं ना जी, वो तो बिल्कुल ही बदल गई हैं। हुआ क्या जी? ये जो मोबाइल फ़ोन आया है इसने तो बच्चे और ही तरफ लगा दिए हैं। मैं सोच रहा था याद माजी के लिए कि ये बात ज़रूर करनी चाहिए
कि बच्चे जो हैं वो गेमें शेमें ये वो सब कुछ छोड़ गए हैं, बल्कि वो गायब हो गई हैं जो हमारे बचपन में होती थी। आजकल के बच्चे तो मोबाइल के ऊपर 36 चीजें हैं उनके पास ऐसी हाँ जी कि उनका जो वक्त है वो थोड़ा पड़ जाता है। जी सही। इसकी मोबाइल की जो गेमें हैं या इसके जो इंटरेस्ट हैं ये खत्म नहीं होते। मुझे अच्छी तरह याद है कि इतने फारग होते थे बच्चे और खेल कूद के लिए इतने तरसे होते थे कि क्या खेलें। याद मुझे कहां से आया कि किसी के घर के आगे कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई रेत का ट्रक या ट्राली उतरती थी ना, तो हम छत पे चढ़ के उस पे छलांगे लगानी शुरू कर दी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल वाह, ऐसा ही। यानी नस के छत पे जाना तो जाके कम थले रेत के ढेर के ऊपर छलांगे लगानी शुरू कर देते थे हेल्थ छत की से। गेम की गेम और हेल्थ की हेल्थ। मेरा मतलब है कि ये खतरनाक भी होता था। गोगे करके जालम बंदे ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ मुंडे। यार मुझे ये भी याद है कि एक बच्ची थी मोहल्ले में हमारे, वो बेचारी उसका शायद अंदाजा गलत हो गया या क्या हुआ तो वो रेत से इधर गिर गई, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। तो ये मतलब गेमें कैसी कैसी होती थी, मैं ये याद करवाना चाह रहा हूँ कि ये गेम खेल रहे हैं। यार पिट्ठू गोलगरम एक ऐसी चीज होती थी कि वो रबड़ के गेंद के साथ वो खेली जाती थी। वो ठीकरियां सी ऐसी रख के ऊपर तले वो 6-7 तो उनको ऐसे निशाना लगा रहे हैं। बड़ा मजा आता था जीजी से खेलने में। होए 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 क्या निशाने वो वैसे लगाए बड़ा मैं जाते। मिस करता हूँ ऐसे इसको। हाँ जी हाँ जी। वो जब गिर जानी तो क्या एक दूसरे को गेंद मार रहे हैं, गड़ास 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 एक्सरसाइज होती थी। हाँ जी। फिर कोकला छिपाकी जुमेरा आता ही जी, कैसी गेम होती थी। सारे बच्चे दायरे में बैठ जाते थे तो एक बच्चा वो रुमाल का वो हैंडर सा बना के तो वो दौड़ रहा है और साथ गा रहा है और सारे ऐसे हुए हुए हैं। वो कह रहा है कोकला छिपाकी जुमेरात आई जे जेड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई जे। और उसने किसी बच्चे के पीछे वो अपना मफलर या रुमाल रखना है और अगर उसने रखने के बाद भी एक पूरा कर दिया चक्कर तो उसने वो उठा के उस बच्चे को बहुत कुटना है। इसी तरह बांदर किला। हाँ जी बांदर किला मतलब किला एक ठोक के मेघ सी हाँ जी, हाँ जी। तो उसके साथ रस्सी बांध के तो एक बंदा खड़ा हो जाता था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जूते उतार के ना सारे बच्चे अपने रख देते और फिर जूतियों के साथ ही ऐसे पाँव के साथ वो सारे जूते हटाने हैं। अच्छा। अगर उसने हाथ लगा दिया तो वो बंदा आएगा वापस किले पे जिसको हाथ लग गया। अच्छा, हाथ लगा। अगर हाथ भी नहीं उसने किसी को लगाया और सारे जूते भी किले से हट गए हैं तो उसको वो जूतियां पड़ती थी बेचारे। ओए होए होए ये बांदर किला था। एक जगह रखी होती थी उधर हाथ लगाना होता था जाके। हाँ जी बड़ी बड़ी अजीब। फिर एक और गेम मुझे याद आ रही थी, चीचो चीच गडेरियां दो तेरियां दो मेरियां। वो कोयले के साथ छुप छुप के मोहल्ले में या गली में मतलब एरिया मुख्तस कर लिया जाता था कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा। तो छुप छुप के लाइनें बनानी है, 200 लाइन बना के फिर कहीं किसी जगह पे ईंट के ऊपर बना के वो छुपा देनी अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। अब जब टाइम पूरा हो जाना है तो दोनों ने एक दूसरे की लाइनें ढूंढनी है। तलाश करनी है। अच्छा। जितनी लाइनें बच जाएंगी नहीं ढूंढ पाया दूसरा उतने पॉइंट ऊपर हो गए। अजीजी बर्फ पानी भी एक गेम होता था ऐसा। अच्छा बर्फ पानी बहुत कमाल गेम होती थी। और यार मैं सोच रहा था कि देखो मोबाइल ने आके वो सारा कल्चर गायब कर दिया है। फिजिकल एक्टिविटी खत्म कर दी सारी। वो फिजिकल एक्टिविटी वो गली में निकल के मोहल्ले में निकल के जो एक होती थी गेमें खेलना और इसमें कोई चूंकि पैसे भी नहीं थे लगते इन गेमों पे इसलिए बच्चे अक्सर यही खेलते थे। फरीद साहब अजीजी ने बंदर किले की बात की है, बड़े खेलते रहे हैं तो बंदर से मुझे याद है कि बंदर सारे फ्रूट खा लेता है, जापानी फल नहीं खाता। क्यों? वो उसको ग्रेनेड समझता है। गौरी साहब बंदर को पता है कि ग्रेनेड क्या होता है? ये पूछना पड़ेगा बंदर से। यार वैसे माफी चाहता हूँ मैं अपना गौरी बहुत बेवकूफों वाली बात यार बंदर ने उसको क्यों ग्रेनेड समझा? अच्छा जी बता मैं ये रहा था कि गेम में जो होती थी ना जी हम बहाने ढूंढते थे। जी बिल्कुल।
किसी के घर को कंस्ट्रक्शन हो रही है तो और बहुत सी गेमें वहां पे बन जाती थी। अच्छा उधर से बजरी उठा के तो 12 टानी शुरू हो गए, हाँ जी बड़ा या उधर कली जोटा शुरू हो गए। मैं हैरान होता हूँ कि कितना मजा आता था। ईंटें ऊपर तले जोड़ने का एक मुकाबला शुरू हो जाता था कि कितनी ज्यादा से ज्यादा ईंटें ऊपर जोड़ सकते हो। अच्छा यार शादी किसी के घर होती थी ना, जी, जी। तो ऐसे कुर्सियों की आके वो ढेरियां लग जाती थी। हाँ जी हाँ जी तो कई बच्चे ये कहते थे कि सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठना है मैंने, ओह, ऊपर से बैठ के हमें अपने लो बादशाह जी बन के तो फिर थले उतार। मतलब मसरूफियत जो है ना जी, हाँ। वो ऐसी ऐसी अजीब होती थी। हाँ। वो सारी मसरूफियतों को ऐसे पकड़ के तो निचोड़ दिया है मोबाइल के अंदर साइंसदान ने। अच्छा अजीजी, एक और चीज भी थी ना, वो चंद बच्चे आपस में जमा हो जाते थे, हाथ से रुकावट बनाते थे। पहले इस तरीके से छलांग लगानी है, फिर इसके ऊपर एक करनी है, फिर तीसरी करनी है, उसके बाद रुकावट, और कौन ऊंची रुकावट से जंप कर सकता है, छलांग लगा जी सकता है। जी जी जी। अब देखो ये कितनी एक्सरसाइज होती हाँ थी। जी हाँ जी। दूर से दौड़ के आना है और उसके ऊपर से जंप छलांग करना लगाना, है। हाँ जी। ये हाई जंप कह लो, हाई बिल्कुल जंप सही। की बकायदा प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस थी बिल्कुल। अच्छा फिर लुकन मीटी। हाँ यार क्या क्या गेमें थी कि एक बच्चा लुका हुआ क्या? है, दूसरा उसको ढूंढ ढूंढ रहा है। रहे सर बच्चियां मिलकर स्टापू खेलती थी, उससे बच्चियों की काफी एक्सरसाइज हो जाती थी सर। बिल्कुल हाँ, ऐसी। स्टापू लड़के भी खेलते थे, बहन भाई सारे करते हाँ, थे। मिलके, हाँ। ज्यादा ये लड़कियों की गेम थी, लड़कियों बाकी की। तुम हाँ। ठीक कह रही हो। स्टापू बहुत खेलते थे, वो ऐसे फेंक के तो हाँ, उसका छलांगे बिल्कुल, लगानी। छलांगे। अच्छा सर, इसमें बुजुर्गों का भी ये बड़ा अमल दखल था कि बुजुर्ग शाम को बच्चों को इकट्ठा करके उनकी रेस लगवानी कि भी तुमने इस गली से पहुंचना है, तुमने इस गली से ऐसे पहुंचना, हाँ, जो पहले पहुंचेगा तो वो जी 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 गोगे की परफॉर्मेंस तब देखने वाली होती थी जब कोई वो कहते थे बालो कुड़ियो चीज मंडी दी ले जाओ। 5 के बच्चे छोड़ दिंदा सी गोगा रात फिर चीज लेके आ जाता सी। और चीज भी 5-4 वाली लेंदा सी। बिल्कुल बिल्कुल 5-4 बच्चे फेंक देता था और 5-4 वाली चीज ला लेता था। हाय हाय हाय। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अजीम सियासी रहनुमा नेल्सन मंडेला का कॉल है कि जो इंसान अपने मुल्क और अपने आवाम की खिदमत को अपना फ़र्ज समझ ले, वो मौत के बाद भी पुरसुकून रह सकता है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।